अंदर ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही। बैंक निफ्टी ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई यानी कि ऑल टाइम हाई बना दिया और आज 42,000 के ऊपर कर रहा है ट्रेड। पहले था 41,940 का लेवल। निफ्टी साल के हाई से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो है 18,350 और ऑल टाइम हाई है 604 का, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, भारत अपनी डीकपलिंग वाली थ्योरी पे चलते हुए वर्ल्ड मार्केट को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकला और वर्ल्ड मार्केट में भी रिकवरी आई। ऐसा नहीं कि यूएस के अंदर नहीं आई। आप अगर सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर को जोड़ देंगे तो कल तक करीबन अक्टूबर लॉ से डॉ जोन्स जो है यानी कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो करीब करीब 13 से 14% रिकवर कर चुके हैं। खैर 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आएंगे चंदन तापड़िया, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको ये बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। साथ ही आज एक मैनेजमेंट भी होगी, इनसे हम बातचीत करेंगे। पहला तो निफ्टी आज रिकॉर्ड हाई से बेहद करीब है, बैंक निफ्टी फिर से नए शिखर पर है। ये दो बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट के अंदर अभी भी चर्निंग हो रही है, रीशफलिंग हो रही है। यूएस सीपीआई के जो नंबर्स आए इसने सभी ग्लोबल मार्केट्स को तेज किया, न केवल भारत को बल्कि सभी ग्लोबल मार्केट्स तेज थे। इसलिए जॉइंट एफर्ट्स है जो आपको आज कमज़ोर नहीं पड़ने दे रहा, क्योंकि यूरोप भी तेज़, अमेरिका भी तेज़, भारत भी तेज़। साथ ही आईटी और मेटल शेयरों में वापस से तेज़ी आ गई है। दोनों ही ग्लोबल मार्केट से काफ़ी कनेक्टेड है, आईटी एंड मेटल। एफएमसीजी में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर अभी भी उतना भी कम नहीं हुआ जितना कम होना चाहिए। भारत में भी इसकी प्रयास जारी है, लेकिन हाँ, एक प्रेशर जो था कि आरबीआई क्या फिर से दरों को बहुत स्पीड से बढ़ाएगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, वो थोड़ा सा कम हुआ है। इंडिया एक्स 15 के नीचे टूट गया है, अब ये 6% आज में टूटा है। ये एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना कि अब लेवल पे आ चुका है। यहाँ से आने के बाद बाज़ार में थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि बाज़ार में अगर इसी रेंज में रहा तो थोड़ा थोड़ा करके गैप के साथ ही चलेगा। गैप के बाद की मोमेंटम मार्केट में थोड़ा एब्सेंट रहेगी। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फटाफट से पता कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। फिर वेल्सफेयर इंडिया के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आप बताएंगे कि अभी क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसिस में, जिनके पास पुरानी पोजिशंस हैं एथिकली तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और जिनके पास सिर्फ लेफ्ट फीलिंग है, सौदा ले ही नहीं पाए, वो क्या अभी वेट करें? नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए बाजार में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। ट्रेंड बाजार का ओवरऑल पॉजिटिव और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में न्यू लाइफ टाइम हाई की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी ऑलरेडी अब 18,300 प्लस चल रहा है और यहाँ पे 300 पॉइंट और बचे हैं न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और हमारा ऐसा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। इन बिटवीन कोई भी छोटे-मोटे डिक्लाइन आते हैं, वो खरीदारी के हिसाब से यूज़ करने चाहिए, यहाँ पे एक नए टारगेट्स के लिए। तो एज़ ऑफ नाउ तो हमारा ऐसा मानना है कि 18,188 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 17,950 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार के सपोर्ट रहेंगे और ऊपर में 18,600 तक के टारगेट रहेंगे। अब आपने यहाँ पे जो मिस आउट या फोमो काइंड ऑफ फीलिंग रहा है उनके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो मैं इंडिया विक्स की बात करूंगा। आप देखोगे इंडिया विक्स लगातार ये 7वां वीक है जब कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो गिरता हुआ वॉलेटिल इंडेक्स साफ इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में बेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए डाउन साइड के कोई मेजर रिस्क यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 18,188 या फिर 17,950 के सपोर्ट से। बट जो मिस हो चुके हैं उनको यही सलाह रहेगी कि आप पार्टिसिपेट करें। आपको लग रहा है कि निफ्टी काफी चल चुका है तो सिलेक्टिव हेविट्स काउंटर में आप पार्टिसिपेट करें जहां पे नए पैटर्न्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, जैसा कि सिलेक्टिव आईटी काउंटर है, सिलेक्टिव बैंकिंग और फाइनेंशियल काउंटर है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट करें। ओवरऑल हमारा यही मानना है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। और यदि कोई भी डिप आता है इन बिटवीन आने वाले 1-2 दिनों में, उस डिप पे आपको खरीदारी की रणनीति बनानी चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपको इंडेक्स पे लेवल्स आ गए, नए लेवल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 42,500, 41,750 के स्टॉप लॉस, और आपको कन्विक्शन भी चंदन जी आपको मोटा मोटी बता रहे हैं इंडेक्स पे। हमारे साथ मैनेजमेंट के तौर पर इस समय सीएफओ संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेल्सपन इंडिया के, उनसे जरा एक बार पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स पे लौटेंगे। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए इंडियन संदेश को। सर मैं नंबर्स देख रहा था, काफ़ी प्रेशर आया सर इस बार नंबर्स पे, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट पूरा ही इरोड हुआ है और मार्जिन्स पे भी दबाव आया है। अब काफ़ी सारे निवेशकों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से इतना कम प्रॉफिट आपने दिखाया, मात्र 9 करोड़ रुपए का, जहाँ पहले 200 करोड़ आता था। और दूसरी एक बात, ये आगे तो रिपीट नहीं होगा ना सर? इसके बारे में जरा, दोनों के बारे में जरा क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा।
जी जरूर। तो मैं पहले क्वार्टर टू के बारे में बताता हूँ और फिर क्या आउटलुक है उसके बारे में। तो क्वार्टर टू में हमने 2137 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि क्वार्टर वन की तुलना में 8% का ग्रोथ है। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले में 15% कम है। इस साल के H1 तक हमारा रेवेन्यू 4116 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11% कम है। इसका कारण वीक ग्लोबल बिजनेस का माहौल है, जो चैलेंजिंग बना रहा क्वार्टर टू में भी। यूएस और यूके में इन्फ्लेशन दशकों के हाईएस्ट 9 to 10% पर पहुंच गया। हाई इन्फ्लेशन के कारण डिमांड एनवायरनमेंट और कंज्यूमर सेंटीमेंट दोनों वीक ही बने रहे। हालांकि सिल्वर लाइनिंग थी हमारे इमर्जिंग बिजनेसेस, जिसमें डोमेस्टिक रिटेल, ग्लोबल ब्रांड्स और ई कॉमर्स, फ्लोरिंग और एडवांस टेक्सटाइल शामिल है, जो करंट ईयर में अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनमें हमने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम अपने बिजनेस को डीरिस्क भी कर रहे हैं, और सभी इमर्जिंग बिजनेस इस वर्ष की H1 तक 17% की ग्रोथ हुई है। हमारा डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस, जिसमें पावर ब्रांड, स्पेसेस और वेल्सपन है, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उसमें क्वार्टर टू में 31% की ग्रोथ हुई है। हम पहले से ही देश में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होम टेक्सटाइल ब्रांड है, और हमारी पहुंच अब 500 प्लस टाउन में 10,000 से अधिक स्टोर तक पहुंच गई है। डोमेस्टिक बिजनेस का शेयर भी हमारे बिजनेस में लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब 6.6% हो गया है टोटल रेवेन्यू का, जो एक साल पहले 3.6% था। सिमिलरली विश्व स्तर पर हमने ब्रांड्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें ग्रोथ दे रहा है। लगातार हमें होम टेक्सटाइल का FMCG भी बना रहा है। H1 के दौरान हमारे लाइसेंस ब्रांड मार्था स्टुअर्ट और स्कॉट लिविंग में 22% की ग्रोथ हुई है, और सारे इंटरनेशनल ब्रांड में भी 8.5% की ग्रोथ हुई। अगर हम अब ओवरऑल इंडिया के होम टेक्सटाइल के आउटलुक को देखें, तो ओटेक्सा डेटा के अनुसार इंडिया US को टॉवेल और बेडशीट दोनों के एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। अगस्त 22 तक इस कैलेंडर वर्ष के लिए इंडिया का शेयर US एक्सपोर्ट्स में टॉवेल में 39% और बेडशीट में 51% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 44% और 57% था, तो उससे नीचे हो गया 5 से 6%। ये जो हिस्सा हमने खोया, ये चीन और पाकिस्तान में बराबर बराबर गया। तो इसका कारण ये है कि इस पीरियड के दौरान भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच कॉटन की कीमतों का अंतर लगभग 20% से ज्यादा था, और इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कॉटन होम टेक्सटाइल को अनकम्पिटिटिव बना दिया। हम अब कॉटन की कीमतों में का अंतर धीरे धीरे कम होते देख रहे हैं, और इंडिया को फिर से अपना शेयर हासिल करते हुए हम देखेंगे। यही हाल ओशियन फ्रेट का भी था। जनवरी से अगस्त की अवधि में हमने देखा कि 40 फीट का कंटेनर की दर 8,000 से $11,000 की तक पहुंच गई। टावल एक बहुत बल्कि प्रोडक्ट है, उसके कारण टावल का एक कंटेनर का FOB वैल्यू लगभग $40,000 होता है। इस ओशन फ्रेट पर ये लैंडेड कॉस्ट का लगभग 20 से 30% चलता है। गुप्ता जी, मेरे को मोटा मोटी आपकी बात समझ में आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा कॉस्टिंग का प्रेशर था और आपका मार्केट शेयर चाइना और पाकिस्तान के हाथ में चला गया। आपकी कोशिश जारी है, भारत सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा। आगे चल के आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये नंबर्स ये रिपीट नहीं होंगे और इसमें और सुधार आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए और आगे की उम्मीद भी जगाने के लिए। और हमारी भी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से वापस से ग्रो करें और मार्केट शेयर अपना रीगेन कर जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ें, इस बीच आपको दो मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स जो आज आपको 5% ऊपर दिख रहे हैं, HDFC और HDFC बैंक। जब से इनके मर्जर की बात हुई है ना, तो बहुत सारी खबरें इनके मर्जर से ही जुड़ी हुई आ रही है। कई बार मर्जर को लेकर शेयर टूट जाते हैं, कई बार मर्जर को ही लेकर शेयर बढ़ जाते हैं। अब MSCI के साथ क्या कनेक्शन है इनका, ये MSCI और HDFC का क्या कनेक्शन जो शेयर को 5% ऊपर रखे हुए है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मिर्जा जुड़ गए हैं। फटाफट से उनसे समझ लेते हैं, फिर चंदन से बातचीत करेंगे। सौमित, जरा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो MSCI ने अपने जो रूल्स है कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि M&A होते हैं एक्टिविटीज़, उसको कैसे हैंडल करना है, इस रूल को उन्होंने बदल दिया।
रूल में बदलाव होने के कारण जो चांसेस है एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। अब उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? उनका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि इस केस में एचडीएफसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसके साथ अगर मर्ज कर जाती है तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा इंडेक्स में एचडीएफसी के बदले। तो इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के चांसेस हाई हो गए, जो कि वो मर्ज एंटिटी होगा। अब चूंकि एक मर्ज एंटिटी होगा, इसका जो टोटल और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एफआई का जो वेटेज होगा वो अभी 5.7% जो है वो बढ़ के करीब 12 to 13% के आसपास होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये वेटेज बढ़ने के कारण इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नए इंक्रीमेंटल इनफ्लोज आएंगे एफआईएस के, बट इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि एफआई का आउटफ्लो नहीं होगा इस मर्ज एंटिटी से। अगर आपको याद होगा तो पहले एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था ये मर्ज एंटिटी के लिए कि एफआई हेडरूम कम होने के कारण एचडीएफसी बैंक एमएससीआई इंडिया इंक्लूड नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से एफआई सेलिंग होने की एक्सपेक्टेशंस थी और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग था। इसकी वजह से हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था शेयर प्राइसेस में, बट चूंकि अब ये ओवरहैंग निकल चुका है क्योंकि एमएससीआई ने अपने रूल्स में बदलाव लाए हैं और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिल रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि अब एफआई सेलिंग नहीं होगा मर्जर के कारण मर्ज्ड एंटिटी में। ओके, ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से ये एचडीएफसी और एमएससीआई का आपस में अब कनेक्शन बना। ये पूरा रीबैलेंसिंग का इफेक्ट है जो शेयर को 5% ऊपर लेके आया हुआ है। चंदन से भी इसके बारे में हम पता करेंगे आगे चल के, लेकिन खबर हमने आपके सामने रख दी है। अब जरा बिल्कुल बजाइए और ये बताइए कि आज के तेज़ी वाले शेयर कौन से हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। आज दो सेक्टर्स चल रहे हैं, एक तो आईटी और दूसरा मेटल, और आज हमारे तेजी वाले दोनों ही शेयर्स जो है इसी सेक्टर से करेक्ट है। माइंट्री है आईटी का, जिंदल स्टील है मेटल्स का। आज दोनों के अंदर अच्छी तेजी आई है। ये ग्लोबल पैरामीटर के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं बजाय डोमेस्टिक, और दूसरा जब ये चलते हैं तो फिर अच्छा मूव देते हैं एक ही दिन के अंदर, जैसे आप देख पा रहे होंगे 4-5% ऊपर हैं। चंदन जरा दोनों के चार्ट चेक कर लीजिए, एक तो माइंट्री और दूसरा जीएसपीएल जिंदल स्टील। बिल्कुल, देखिए माइंट्री की बात करें तो माइंट्री से बात करने से पहले मैं आईटी स्टॉक्स की बात करूंगा। निफ्टी आईटी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है और निफ्टी आईटी का जो मोमेंटम है लेड बाय नास्डेक की रिकवरी है। पॉजिटिव सेटअप है यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट बेस है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बने, जिस हिसाब से डिसाइसिवली 3600 के ऊपर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए, तो इस नाउ खरीदारी की सलाह रखेंगे। डिप आता है तो खरीदे, लगभग आपको 3565 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में आपको 3700 तक के टारगेट रहेंगे। लोग के बिल्टअप यहाँ पे हुआ है। वहीं आप जिंदाल स्टील की बात करें तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे है। जिंदाल स्टील ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 2 दिन के डिप के बाद जो रिकवरी हुई है इंडिकेट कर रही है कि मेजर ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप 490 के सपोर्ट से पोजीशन कंटिन्यू रखें। 515-520 तक के अपसाइड आपको जिंदाल स्टील में मिलने चाहिए। 515-520 का आपका टारगेट है। इसका स्टॉप लॉस क्या है? 490 सर, 490 चंदन जी। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 490 इसका स्टॉप लॉस है, 520 तक का टारगेट लगाएं। और इससे पहले जो आपका ट्रेड है माइंट्री, उसकी भी प्लेट एक बार वापस लेके आएं। दोनों ही शेयर्स पे लगी है मोहर, दोनों पे है बाय कॉल। अभी भी 3-4% चलने के बाद भी कन्विक्शन हाई है, तो जिनके पास सौदे पड़े हैं उनके लिए 100 रुपये और चल सकता है माइंट्री, ध्यान रखें। और आपके पास जाने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, करीब 30-40 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जिनके पास नहीं है सौदा, लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को पक्का करके रखिएगा। टारगेट तो अपने कंफर्ट का भी कई बार हो जाता है, लेकिन दोनों शेयर्स पे मोहर लगी है बाय की, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। आगे आते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 और शेयर हैं, एक है डीएलएफ और दूसरा है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है। आपकी स्क्रीन पर वो भी आएगी। चंदन जी जरा दोनों को चेक कर लीजिएगा। डीएलएफ शॉर्ट कवरिंग का शेयर हमने ढूंढा और दूसरा फर्स्ट सोर्स है। एक्चुअली हम रख सकते गोदरेज भी, लेकिन गोदरेज 2 दिन में कल 7%, 6.5%, आज 4%, 11% हो गया सर शॉर्ट कवरिंग, तो इसलिए हमने डीएलएफ को चुन लिया। एक बार जरा आप डीएलएफ और फर्स्ट सोर्स दोनों को चेक कीजिए सर। बिल्कुल, डीएलएफ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। 4 वीक से हाई राइज हाई लॉस के सीक्वेंस बन रहे हैं, जिस हिसाब से अब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मोमेंटम बनना चाहिए। 393 के आसपास के सपोर्ट है और कहीं ना कहीं रिसेंट के स्विंग आई 415 को निकाल के 420 तक, 420-22 तक के अपसाइड बनेंगे, तो पॉजिटिव बायस है। 420-22 के टारगेट यहाँ पे लगाने चाहिए।
420 से 422 तक के टारगेट है सर, स्टॉप क्या दे रहे हो इसका आप? बिल्कुल, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस है वो मौजूदा लेवल से थोड़ा सा जो सपोर्ट बेस है वहां पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको लगभग 388 के सपोर्ट रखने पड़ेंगे। 388 का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दो हिस्सों में स्टॉप लॉस दे देते हैं, 393 भी लगा रहने दो और 388 का स्टॉप लॉस दो। दो टारगेट और दो स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 393, 388 दो स्टॉप लॉसेस हैं, 415, 420 दो टारगेट हो गया आपके लिए। तो ये हमने छाप दिया आपके लिए। डीएलएफ भी आप नोटिस करके रखिएगा। सर फर्स्ट सोर्स पे कुछ काम करोगे, यानी कि फर्स्ट सोर्स पे गुंजाइश है क्या कोई सौदा बनाने की, या फिर छोड़ दें इसको? मेरे हिसाब से एक बार छोड़ देना चाहिए। एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में 101, 102, ऊपर में 109, 110। तो 110 निकलेगा तभी जाके नया स्विंग समझ में आएगा, क्योंकि इतना आईटी चला है फिर भी 30-32 दिनों से उसी रेंज में है। तो यदि किसी के पास पोजीशन है तो जरूर 104 का ट्रेलिंग रखें, बट 110 निकलने के बाद यहाँ पे कन्विक्शन और मोमेंटम बनेगा। ओके ठीक है, फर्स्ट उसको देते हैं। इसमें से एक ही शेयर रखेगा डीएलएफ का। और इससे पहले दो सौदे हमने आपको और बताए, माइंट्री और जिंदल स्टील। आप एक बार तीनों के प्लेट फटाफट से दिखा दीजिए, ताकि अगर किसी से टारगेट स्टॉप लॉस मिस हुए हो तो वापस से एक बार नोट कर सकते हैं। डीएलएफ के दो स्टॉप लॉसेस, दो टारगेट आपके लिए। जीएसपीएल का टारगेट आ जाएगा स्टॉप लॉस, और माइंट्री का नंबर भी है 3700 और 3565, और जिंदल स्टील का आएगा 420 तक आपका टारगेट आ जाएगा। और आपका जो 520 माफ कीजिए, और स्टॉप लॉस होगा 490 का। ये आपके लिए जिंदल स्टील एंड पावर का भी हो गया। अब जरा मंदी वाले ट्रेड आपके लिए खोलते हैं और जरा चेक करते हैं वहां पे क्या हो सकता है। मंदी वाले ट्रेड के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आज जीएनएफसी और ट्रेंट दो ऐसे सौदे हैं सर जो आज टूट के कर रहे हैं कामकाज। इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए, आज के शॉर्ट्स हैं। बिल्कुल, जीएनएफसी का स्ट्रक्चर काफी वीक हुआ है, लगातार 3 दिनों से बिकवा लिए, बड़े शॉर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। आज के मैं डेटा देख रहा हूँ, 35-40% के ओआई के साथ शॉर्ट्स हुए हैं, तो काफी वीकनेस है। यदि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन निकलने की सलाह रहेगी, इनफेक्ट नई मंदी की पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। मौजूदा लेवल से आप देखोगे तो लगभग 627 के रेजिस्टेंस है। 627 को आप स्टॉप लॉस बना सकते हो मंदी की पोजीशन बनाने के लिए। नीचे में यहाँ पे 585 तक के लेवल बन रहे हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देखिए, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, ये डिक्लाइन हुआ है। तो बड़ी मंदी की राह तो हम नहीं देखेंगे, बट डिप्स पे खरीदारी की सलाह देंगे। यदि ये काउंटर नीचे में 1380 के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह यहाँ पे रखेंगे। तो जीएनएफसी बिल्कुल सेल आइडिया है, बट ट्रेंड में और डीप आता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू लेके बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाएंगे। ओके ठीक है, जीएनएफसी के अंदर तो वीकनेस है, ये वीकनेस शायद उभार नहीं पाएगी। शेयर को आज भी 9% नीचे है और प्रीमियम भी हाई है, उसका ओपन इंटरेस्ट भी हाई है। अभी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहे थे, 30-32% तक का ओआई हाई है। इसका मतलब आज सुबह से ही इसको आदमी कोई बेच रहा है और इसको जोर से बेचा जा रहा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए स्लाइड करता गया और 585 तक के आपको नए लेवल्स भी मिल सकते हैं अगर ये टूटता गया। अपनी स्क्रीन पे जो बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे 30.7 लिखा है, ये इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जरूर देखना चाहिए। और उसके ऊपर प्राइस, पहले वॉल्यूम, दूसरा प्राइस, ये एक्चुअली दो मेजर इंडिकेटर्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि शेयर के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर आप ये 20%, 30% से किसी भी ज़्यादा शेयर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्रीमियम शेड हो रहा है, यानी कि प्राइस टूट रहे हैं, इसका मतलब दिक्कत तो है। बस एक ही चीज़ इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग है, जो इसका प्रीमियम है अभी भी 1 से 1.5 रुपये का फ्यूचर्स में है, हो सकता है ये भी गुम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शेयर था ट्रेंड का। चार्ट एक बार अपने मेरी स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मंदी वाले शेयर्स में भी चुनाव करना चाहिए कि हमको उसको बेचना है कि नहीं बेचना। ये शेयर 9% टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके नए टारगेट्स आ गए। लेकिन ट्रेंड कम टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके नए टारगेट्स हमको नहीं मिले, और बाकायदा अवॉइड करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए मना कर दिया चंदन जी ने। वजह इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, ये आप हिस्से में देख पा रहे हैं, जहाँ पर पीली कलर की लाइन लगाई है, फर्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है और ये सेकंड मेजर सपोर्ट एरिया है। ये दोनों सपोर्ट एरिया इसके जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे, और हम जो गैप है आप सपोर्ट में वो बेहद कम रह गया, यानी कि आएंगे कम और हो सकता है पैसे चले जाएं ज़्यादा अगर वापस से रीबाउंड। इसलिए ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर कल ही चल जाएगा, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। ये कमज़ोर शेयर तो है ही, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, बट सौदे में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए इसको। तो ट्रेंड को रोक देते हैं और उसकी जगह पे जीएनएफसी का टारगेट स्टॉप लॉस एक बार वापस से स्क्रीन पे ले आइए, वो आपके लिए आ जाएगा। चंदन जी पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मेरे पास 2-3 शेयर और है, मैं वो पता करूंगा। पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी में यहाँ पे हमने पॉजिटिव व्यू दिया है, दोनों में पॉजिटिव बायस लग रहा है। और इस पे आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि बात करते करते आप देखोगे ऑलरेडी 1.5-2% की रैली इमीडिएट बनी है। अभी भी हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल से 3-4% की अपटिक बनने चाहिए।
तो एचडीएफसी एक प्रिफर्ड पिक हमारा रहेगा। 1565 का सपोर्ट है, ऊपर में 1665 तक के टारगेट बनने चाहिए। वहीं दूसरे ट्रेड के लिहाज से हम टाटा स्टील पे फोकस करेंगे। मेटल में एक मेजर मोमेंटम हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो टाटा स्टील खरीदारी की सलाह रखेंगे। 105 का सपोर्ट है, 113 का टारगेट है। तो मार्केट में हैवी वेट्स एचडीएफसी बैंक जो चल रहा है मोमेंटम में है, जहाँ पे बड़े लॉन्ग्स बने हैं, अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीकली चार्ट में हाई राइज हाई लोज है, डेली चार्ट में पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है। तो एचडीएफसी बैंक और टाटा स्टील दो ट्रेडिंग आइडियाज हमारी तरफ से। ठीक है, मैं दो सौदे सर आपसे और पता करता हूँ। हालांकि हम एकदम से सामने सामने में एक सौदे को तो बदल भी रहे हैं। एक तो ग्रासिम आप चेक कीजिएगा, सीमेंट कंपनीज में हमने रखा है, ये हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में आता है। हालांकि हमने इससे पहले बलरामपुर चीनी को भी रखा हुआ था, ये जो हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में, लेकिन बलरामपुर चीनी को 1 मिनट के लिए बाहर निकालता हूँ और उसकी जगह एक शेयर डालता हूँ पीवीआर। आज फ्राइडे का फैक्टर है, इसलिए मैंने शेयर को ऐड कर दिया। तो बलरामपुर चीनी की जगह हम पीवीआर कर देते हैं और ग्रासिम एज इट इज़ रहेगा। सर दोनों शेयर चेक कीजिएगा, एक तो ग्रासिम और दूसरा पीवीआर, इन दोनों के अंदर क्या करना चाहिए? ग्रासिम में और कहीं ना कहीं सिलेक्टिव सीमेंट काउंटर वापस सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है। ग्रासिम 2 दिन डिक्लाइन हुआ बट वीक स्ट्रक्चर नहीं है, इनसाइड बार यहाँ पे बना रहा है। तो 1695 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1770 तक के टारगेट के लिए। और पीवीआर का सेटअप भी आप देखें तो अच्छा है, पीवीआर कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेजर सपोर्ट होल्ड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो लगभग आपको यहाँ पे 1805 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1880 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव बायस है, पीवीआर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे दिखा रहा है। पीवीआर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस दे देंगे, पीवीआर का क्या है? बिल्कुल, पीवीआर की हम बात करें तो पीवीआर में यहाँ पे हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। लगभग आप देखोगे 1810 के आसपास का, ऊपर में 1880 का टारगेट। ऊपर 1880 तक का टारगेट है, शेयर चल सकता है। चार्ट अगर आपकी स्क्रीन पर भी ले आएंगे। 1805 का एक स्टॉप लॉस है। जिस शेयर का बेस कंफर्म हो गया और दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट हमको मिल रहा हो ना, शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। ये कुछ आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। इस पीवीआर का जो पीले कलर की लाइन है, इसका बेस कंफर्म है। आप देख पा रहे होंगे इसका बेस कंफर्म हो चुका है कि भाई बेस अपने जल्दी जल्दी प्रोटेक्ट करके रखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी एवरेजेस का कोलाइड होकर यहाँ पे ब्रेकआउट करना, ये जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरा, पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो यू शेप रिकवरी वाला शेयर है ये, और इसके अंदर कोई बात नहीं कि बड़े लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। अभी हाफ ऑफ द कप मैन्युफैक्चर्ड है और हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव भी आए। ये कुछ आप इससे पहले भी यहाँ पे देख पाए होंगे। आप देखिए कैसे स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर आया। ठीक है, तैयार हो जाइएगा इसके लिए। 1880 आपका टारगेट है और 1805 आपका स्टॉप लॉस है। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड में इस समय क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल